लिया गया है। उसमें आपने पढ़ा कि जल प्लावन के बाद मनु एक पहाड़ की ऊंची चोटी पर बैठा हुआ था। इतने में घूमती हुई श्रद्धा वहाँ पे पहुँचती है। अनजान प्रदेश में निर्जन स्थान में मन को चिंतित बैठा देखकर उसका वो परिचय जानना चाहती है। उसका परिचय पूछती है। फिर वार्तालाप प्रारंभ होता है तो मन को भी बड़ा आश्चर्य होता है कि इस निर्जन स्थान में आखिर यह मीठी मधुर आवाज़ किसकी है। यह जानने के लिए वह भी सचेष्ट होता है और जब देखता है तो उसे सौंदर्य से भरी श्रद्धा सामने खड़ी दिखाई देती है। उसके पश्चात जयशंकर प्रसाद ने श्रद्धा के शारीरिक सौष्ठव के विषय में चर्चा की कि श्रद्धा का अधिकांश शरीर का अधिकांश हिस्सा खुला हुआ था, वह पर्याप्त लंबी थी, वह विस्तृत हृदय की प्रतिमूर्ति के समान दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे बसंत ऋतु में बंद बंद बहने वाली हवा के साथ अटखेलियाँ करता हुआ कोई साल वृक्ष का छोटा सा नन्हा पौधा अपने सुगंध से परिपूर्ण होकर मन के सामने खड़ा हो। आइए हम आगे बात करते हैं, चर्चा करते हैं। आगे प्रसाद जी लिखते हैं कि मसृण गांधार देश के नील रोम वाले मेसों के चर्म ढक रहे थे, उसका वह पुकांत बन रहा था वह कोमल वर्म। नील परिधान बीच सुकुमार खिल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल मेघ बन बीच गुलाबी रंग। इन पंक्तियों में प्रसाद जी ने श्रद्धा की वेशभूषा का बड़ा ही मनोहारी चित्रण किया है। लिखते हैं कि मसृण गांधार देश के, मसृण माने होता है चिकना, मुलायम या चमकदार। गांधार, गांधार ये पहाड़ी क्षेत्र जो होता है उसे गांधार प्रदेश कहा जाता है, गंधर्वों का देश कहा जाता है। गंधर्व से गांधार शब्द निकला हुआ है। नील रोम वाले, नील माने नीला, रोम माने रोया, मेष माने होता है भेड़, ठीक है। चर्म माने होता है ऊन, चमड़ा कह सकते हैं, चमड़ा नहीं यहाँ पर ऊन मानना जाएगा, अर्थ हम ऊन से लेंगे इसका अर्थ। तो लिखते हैं कि श्रद्धा ने मसृण गांधार देश के, गांधार देश में पाई जाने वाली नील रोम वाले मेषों के चर्म, उत्तम नस्ल की नीले बालों वाली भेड़ की खाल से या भेड़ों के रोम से बने अत्यंत कोमल और सुंदर वस्त्र, सुंदर मसृण यानी चमकदार वस्त्र धारण कर रखा था। यानी गांधार प्रदेश में पाई जाने वाली उत्तम नस्ल की नीले रोए वाली भेड़ों की खाल से बने अत्यंत कोमल, सुंदर और चमकदार वस्त्र श्रद्धा ने अपने शरीर पर धारण कर रखे थे, ढक रहे थे उसका वो पुकांत। वे वस्त्र न केवल श्रद्धा के कोमल और सुंदर शरीर को ढक रहे थे, वप माने शरीर, ठीक है, कांत माने सुंदर, वपु शरीर, वपु कांत, उसका सुंदर शरीर ढक रहे थे, बल्कि बन रहा था वह कोमल वर्म, बल्कि वे उसके कोमल कवच भी, यानी कोमल शरीर का, वर्म माने होता है कवच, उसका कोमल शरीर का वो कवच भी, ढाल भी बन रहे थे। इतना ही नहीं, आगे करते हैं सुरक्षा, आगे लिखते हैं, कवि लिखता है कि नील परिधान बीच सुकुमार खिल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल मेघ बन बीच गुलाबी रंग। श्रद्धा ने अपने शरीर पर नीले रंग की, नील परिधान, नीले रंग की भेड़ की खाल से बने वस्त्र जो धारण करे हुए थे, उसमें उसकी वेशभूषा से कहीं कहीं उसका कोमल खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, उनमें से उस वस्त्र के बीच से कहीं कहीं से उसका कोमल सुकुमार अंग आधा खुला हुआ दिखाई दे रहा था, कहीं कहीं से खुला हुआ प्रतीत हो रहा था, नजर आ रहा था। उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो खिला हो ज्यों बिजली का फूल मेघ बन बीच गुलाबी रंग, मानो नील मेघ बन बीच गुलाबी रंग। मेघ, मेघ यहाँ बादल है, बादल नीले रंग का होता है, मानो नीले बादल रूपी बनों के बीच मेघ बन, मानो नीले बादल रूपी वन के बीच में गुलाबी रंग का कोई सुंदर सा बिजली का फूल खिला हुआ हो।
ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे नीले रंग वाले या नीले बादल रूपी जंगलों के बीच में कोई गुलाबी रंग का बिजली का फूल खिला हुआ दिखाई दे रहा था, प्रतीत हो रहा था। यहाँ पर कवि ने श्रद्धा के असीम सौंदर्य का चित्र प्रस्तुत किया है और कवि ने श्रद्धा के रूप सौंदर्य का चित्रण करते हुए उसके गोरे रंग पर यानी सुंदर रंग पर नीले रंग का वस्त्र जो बहुत अधिक फबता है, गोरे रंग पर नीले रंग का वस्त्र बहुत अधिक फबता है, बहुत सुंदर दिखाई देता है, इसका उल्लेख करने का यहाँ पर प्रयास किया है। यानी रंगों की समझ भी प्रसाद जी को बहुत अच्छी थी। आइए आगे चलते हैं। ओह वह मुख पश्चिम के व्योम बीच जब घिरते हों घनश्याम, अरुण रविमंडल उनको भेद दिखाई देता हो छविधाम। घिर रहे थे घुघराले बाल अंश अवलंबित मुख के पास, नील घनसावक से सुकुमार सुधा भरने को विधु के पास। यहाँ भी शारीरिक सुंदरता का वर्णन करते हुए प्रसाद जी ने लिखा, ओह वह मुख पश्चिम के व्योम बीच जब घिरते हों घनश्याम। देखते हैं कि श्रद्धा का वह कांत से चमक से भरा हुआ, लालिमा से जो भरा हुआ मुख था, उसे देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था या काले रंग के बादलों से घिला हुआ, पश्चिम के व्योम बीच जब घिरते हों घनश्याम। अब काले रंग के बादल क्या हैं? श्रद्धा के जो खुले हुए केस थे, बाल थे, यहाँ पर उन्हें काले रंग के बादल बनाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर बिंब लिया गया है कि पश्चिम दिशा में सूर्य पहुंचा हुआ हो, श्रद्धा का जो मुख है उसे सूर्य बनाया गया है और काले बादलों को श्रद्धा के बाल बनाए गए हैं। आप भूमिका समझ लीजिए पहले। ऐसा लग रहा है जैसे पश्चिम दिशा में सूर्य पहुंचा हुआ हो और काले बादलों ने उसके चेहरे को, उसकी चमक को ढक लिया हो। कुछ इस तरह से श्रद्धा का चेहरा उस समय दिखाई दे रहा था। प्रसाद जी उसी का वर्णन करते हुए लिखते, ओह वह मुख पश्चिम के व्योम बीच जब घिरते हों घनश्याम। श्रद्धा का वह कांति और लालिमा से युक्त मुख ऐसा प्रतीत हो, काले रंग के बादलों से घिरा हुआ ऐसा प्रतीत हो रहा था, मानो संध्या के समय पश्चिम में, पश्चिम शब्द जो बताता है कि शाम हो रही है, संध्या के समय पश्चिम की ओर आकाश में काले काले बादल घिराए हों और लालिमा से युक्त सूर्य, लालिमा से युक्त सूर्य रूपी श्रद्धा का मुख उन काले बादलों को चीरकर, भेद कर आकाश में सुशोभित हो रहा हो, आकाश में दिखाई दे रहा हो। आगे लिखते हैं, अरुण रविमंडल, अरुण माने लाल, अरुण रविमंडल उनको भेद, यानी लाल सूर्य का मंडल, लाल सूर्य रूपी मंडल यानी मुख, श्रद्धा का मुख उनको भेद कर आकाश में, पश्चिमी दिशा में, पश्चिम आकाश में दिखाई देता हो छविधाम, दिख कर अत्यंत सुशोभित हो रहा हो, बहुत सुंदर लग रहा हो। घिर रहे थे घुघराले बाल अंश अवलंबित मुख के पास, नील घनसावक से सुकुमार सुधा भरने को विधु के पास। यहाँ भी श्रद्धा की छवि का, सुंदरता का चित्रण किया है प्रसाद जी ने। लिखते हैं, घिर रहे थे घुघराले बाल अंश अवलंबित मुख के पास। अंश माने होता है कंधा, श्रद्धा के कंधे पर लटके हुए उसके घुघराले बालों की जो लट थी, उसके मुख पर, मुख के पास, उसके मुख पर इस तरह से झूल रही थी जैसे नील घन शावक से सुकुमार, जैसे नन्हा घन शावक, घन माने बादल होता है, शावक माने होता है शावक, तो इसे कई उसको कहा जाता है, शेर के बच्चे को भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चा शब्द से भाव लिया गया है, शावक माने यहाँ बच्चा शब्द लिया गया है। ऐसा प्रतीत होता था उसके मुख के पास लटकते हुए उसके घुघराले बालों की लट इस तरह से लटक रही थी, झूल रही थी, जैसे कोई नन्हा घन शावक, बादल रूपी टुकड़ा या बादल का कोई छोटा सा बच्चा, बादल का कोई टुकड़ा, सुधा भरने को विधु के पास, अमृत रस पीने के लिए सुधा, सुधा यहाँ चंद्रमा, सुधा माने चंद्रमा भी होता है, सुधा यहाँ सागर से लिया गया है, भाव इसका सागर से है। सुधा माने अमृत, सॉरी, सुधा माने अमृत, विधु माने चंद्रमा। ठीक है, सुधा भरने को विधु के पास, अमृत पीने के लिए चंद्रमा के तल को या सागर के तल को, चूंकि चंद्रमा सागर में दिखाई दे रहा था, पानी में दिखाई दे रहा था,
इसलिए यहाँ पर चंद्रमा भाव न अर्थ न लेके हम उसके भाव को ग्रहण करेंगे और विधु का अर्थ यहाँ पर हम सागर ले लेंगे। ठीक है, ऐसा प्रतीत हो रहा था वह नन्ना बादल का टुकड़ा जैसे अमृत पीने के लिए, सुधा भरने को, अमृत पीने को विधु के पास चंद्रमा रूपी सागर के तल को छूने का प्रयास कर रहा हो। आगे लिखते हैं, ओह और उस मुख पर वह मुस्कान, रक्त किसले पर ले विश्राम, अरुण की एक किरण अम्लान, अधिक अलसाई हो अभिराम। लिखते हैं, और उस मुख पर वह मुस्कान, और श्रद्धा के मुखड़े पर, मुख पर मोहक मुस्कान ऐसी प्रतीत हो रही थी जैसे रक्त किसले पर, लाल रक्तिम कोपलों पर, लाल रक्तिम किसलयों पर, लाल रक्तिम कोपलों पर, अरुण की एक किरण अम्लाम, अधिक अलसाई हो अभिराम। अरुण माने यहाँ पर सूर्य होता है, तो लाल रक्तिम नवीन कोपलों पर सूर्य की एक अम्लान, अम्लान माने होता अलसाई हुई है, अरुण सूर्य की एक अलसाई हुई सी स्निग्ध किरण, अधिक अलसाई हो अभिराम। एक मिनट, अम्लान माने स्वच्छ होता है, सॉरी बेटा बच्चों, स्निग्ध या स्वच्छ, तो लिखेंगे अरुण की एक किरण अम्लान, अधिक अलसाई हो अभिराम। जैसे ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे उसके लाल रक्तिम कोपलों पर सूर्य की एक अलसाई हुई सी स्निग्ध किरण या स्वच्छ किरण विश्राम करने का प्रयास कर रही हो, सोने का प्रयास कर रही हो। यहाँ श्रद्धा के सौंदर्य के सूक्ष्म और मनोहारित चित्रण में प्रकृति सौंदर्य भी प्रसाद ने दिखाने का प्रयास किया है, और उन्होंने बताने का ये भी प्रयास किया है कि प्रकृति के चेतन स्वरूप की कल्पना कर उसे नायिका पर आरोपित कर दिया है। ठीक है, भाषा संस्कृत पृष्ठ खड़ी बोली है, अलंकार रूपक उपमा और उत्प्रेक्षा भरा हुआ है, मानो शब्द बार बार आ रहा है, श्रृंगार रस है, लक्षणा शब्द शक्ति है, और छंद की बात हम करें तो 16 मात्राओं का जो प्रसाद छंद या श्रृंगार छंद है वह इसमें भरा हुआ है।